जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दरअसल ब्रह्मोस ए जो एयर लॉन्च वेरिएंट है दोस्तों, उसका वजन 2900 किलोग्राम से घटाकर 2200 किलोग्राम कर दिया गया और ये काम हो पाया है कंपोजिट मटेरियल और बूस्टर स्टेज को हटाकर। यहाँ पर बूस्टर स्टेज इसलिए हटाया गया है क्योंकि Su-30 MKI जेट खुद मिसाइल को लॉन्च करते समय पर्याप्त स्पीड और ऊंचाई दे देता है। मतलब साफ है कि मिसाइल अब 700 किलोग्राम हल्की हो गई है, यानी कि ज्यादा फुर्तीली और फ्यूल एफिशिएंट। Su-30 MKI पर इससे प्रेशर कम पड़ेगा, विमान लंबी दूरी तक ऑपरेशन कर पाएगा। कंपोजिट मटेरियल की वजह से मिसाइल का रडार क्रॉस सेक्शन भी घटेगा, यानी कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इवन दोस्तों इसकी रेंज में भी सुधार किया जा रहा है। पहले 290 किलोमीटर थी, अब इसकी 450 किलोमीटर की रेंज हो गई है और आगे का टारगेट है 800 किलोमीटर तक इसे ले जाना। इवन ब्रह्मोस ए अब 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड को और दूर तक ले जा सकती है। वहीं दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि EMC फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां पीछे हट रही हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट है, यानी कि FSED, इसमें किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने अभी तक बोली नहीं लगाई है। कारण साफ है कि यहाँ पर कंपनियों के लिए बहुत ही सख्त नियम किए गए हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनियों को नई फैक्ट्रियां और फैसिलिटी बनानी होगी, पूरा डेवलपमेंट सिर्फ 8 साल में पूरा करना होगा और ये सब HAL के लिए तो आसान है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए काफी महंगा है। इवन यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरे प्रोजेक्ट का खर्च लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए, लेकिन शुरुआती FSD फंडिंग सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए की है। इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद तुरंत कोई फायदा भी नहीं मिलेगा इन कंपनियों का। यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन भी साफ नहीं है, यानी कि पैसा भी कंपनियों को लगाना है लेकिन प्रॉफिट कोई पक्का नहीं है, इसका भरोसा नहीं है। इवन यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी है क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी 110 किलोमीटर थ्रस्ट का नया इंजन, AI सेंसर फ्यूजन जैसे हाईटेक काम करने हैं, इसमें अरबों रुपए लगेंगे और इवन यहाँ पर IP का हक भी प्राइवेट कंपनियों को नहीं होगा। और HAL पहले से ही इस प्रोजेक्ट का मेन प्लेयर है। प्राइवेट कंपनियों को लग रहा है कि खेल पहले से ही HAL के पक्ष में झुक चुका है, इसीलिए वो अब एक सुरक्षित रास्ता चुनना चाहती है, जैसे कि HAL DRDO या फिर विदेशी कंपनियों को फ्यूजलाज, एवियोनिक्स या फिर कंपोजिट पार्ट्स की सप्लाई करना, जिसमें कि पैसा कमाना आसान है और रिस्क भी कम होगा। जैसे टाटा एंड L&T जैसी कंपनियां पहले से ही C295 और तेजस के पार्ट्स बना रही है। और इवन आपने देखा होगा कि HAL ने तेजस प्रोजेक्ट को 30 साल खींच दिया, जिसमें कि प्राइवेट सप्लायर्स को भी नुकसान हुआ। HAL की डिलीवरी रिकॉर्ड पर भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा, इसलिए वे पूरा पार्टनर बनने से बच रहे हैं। यहाँ पर EMC भारत के लिए दोस्तों काफी जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार जब तक बेहतर प्रॉफिट मार्जिन, टैक्स इंसेंटिव, विदेशी साझेदारी की छूट और रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म नहीं लाएगी, तब तक प्राइवेट सेक्टर सिर्फ पार्ट सप्लायर बने रहेंगे, पूरे डेवलपमेंट पार्टनर नहीं बन पाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना की अब हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 28 जुलाई 2025 को एक बड़ी मंजूरी दी है और इस मंजूरी के तहत भारतीय नौसेना के लिए स्टेबलाइज्ड लॉन्चर बनाए जाएंगे, जिसमें कि मैन पैड्स यानी कि कंधे से दागे जाने वाली मिसाइलें लगेंगी और ये परियोजना मेक 2 प्रोग्राम के तहत होगी और नौसेना को कम से कम 40 लॉन्चर्स दिए जाएंगे। अभी भारतीय नौसेना के पास रशिया के बने इग्ला 1 और इग्ला S मैन पैड्स हैं। ये मिसाइल आमतौर पर कंधे से दागे जाने के लिए बनी है और जमीन पर अच्छा काम करती है, लेकिन जहाज पर इन्हें चलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि समुद्र में लगातार जहाज हिलते डुलते रहते हैं। इससे निशाना स्थिर नहीं रह पाता और मिसाइल सही तरीके से लो फ्लाइंग टारगेट को हिट नहीं कर पाती। ऐसे में दोस्तों ये जो नया स्टेबलाइज्ड लॉन्चर है वो काफी मदद करेगा। इस लॉन्चर में गायरो स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी होगी जो जहाज के हिलने डुलने की गति को संतुलित करेगी। इससे ऑपरेटर आसानी से दुश्मन पर निशाना साध पाएगा। ये लॉन्चर मौजूदा इग्ला S मिसाइलों और भविष्य की DRDO वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलों को दागने में सक्षम होगा और इसे भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स पर लगाया जाएगा और इसके जरिए दोस्तों भारतीय नौसेना की क्लोज इन एयर डिफेंस और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत के लिए EMC फाइटर जेट प्रोग्राम कितना जरूरी है और इस प्रोग्राम के इंजन को लेकर भी साफरान और GTRE दोनों मिलकर हाई थ्रस्ट इंजन के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और सामने आई है जिसमें कहा गया है कि अपग्रेडेड कावेरी इंजन को इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों की मेहनत और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कावेरी इंजन को फाइटर जेट लायक क्यों नहीं बना पाए? क्या हम फिर से विदेशी तकनीक पर निर्भर हो रहे हैं? और क्या ये सहयोग वास्तव में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा या सिर्फ एक और जॉइंट वेंचर बनकर रह जाएगा? हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम जरूरी तो है, लेकिन भारत को अब स्वदेशी तकनीक पर काफी गंभीर निवेश करना होगा, वरना भविष्य में भी हमें हर बड़े इंजन प्रोग्राम के लिए विदेशी साझेदारों का इंतजार करना पड़ेगा। इवन दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज कहा है कि भारत ने स्वदेशी एरो इंजन के डेवलपमेंट की शुरुआत कर दी है और ये एक लंबे समय से क्रिटिकल एरिया रहा है जिसमें हमें अधिक सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन अब हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम शक्तिशाली एरो इंजन को डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इवन उन्होंने कहा कि मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस संदर्भ में हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसके लिए जो कार्य जमीनी स्तर पर दिखने लगेगा। अब यहाँ पर जो सवाल तो वही उठता है कि कावेरी इंजन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और त्वरित कार्रवाई की झलक एक बार फिर से सामने आई है। दरअसल एनडीटीवी डिफेंस समिट में बोलते हुए वाइस चीफ एयर मार्शल एन तिवारी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान को सीज फायर की मांग करने पर मजबूर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को 50 से भी कम मिसाइलें दागनी पड़ी। इवन उन्होंने कहा कि कैसे भारतीय वायुसेना ने सटीकता से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर निर्णायक बढ़त हासिल कर ली थी। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया था कि भारतीय मिसाइल हमले लंबे समय तक उसके लिए असहनीय साबित होंगे। यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बयान न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की तकनीकी और रणनीतिक बढ़त को उजागर करता है, बल्कि भविष्य के लिए एक पावरफुल मैसेज भी देता है। भारत की सुरक्षा क्षमताओं को हल्के में लेना किसी भी दुश्मन के लिए भारी पड़ सकता है। वहीं दोस्तों डीआरडीओ को भारत सरकार से अनुमति मिल गई है कि वो अब अपने नेत्रा अवाक सिस्टम को दूसरे देशों को भेज सकता है। इंडियन एयरफोर्स भी अपनी फ्लीट में 6 नेत्रा मार्क 1A और 6 नेत्रा मार्क 2 शामिल करने जा रही है। इवन नेत्रा मार्क 3 पर भी काम होगा, जो कि गैलियम बेस्ड आईएसआरआर है और कहा जा रहा है कि इसे C295 पर लगाया जा सकता है। रशिया ने भारत को एक और बड़ा ऑफर दिया है और अगर ये रियलिटी में बदल जाता है तो पूरे एशिया में स्ट्रैटेजिक बैलेंस बदल सकता है। रशिया ने भारत को अपने Tu-160M व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक बॉम्बर खरीदने या फिर लीज पर लेने का ऑफर किया है और कहा जा रहा है कि अगले एरो इंडिया में या फिर किसी बड़े एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में वो इस बॉम्बर का डेमो भारत में दिखाएगा। आपको बता दें कि Tu-160M ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, 40 टन का पेलोड ले जा सकता है, स्पीड मैक 2 है। ये 12 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है, जिनमें न्यूक्लियर कैपेबल KH-101 और 102 शामिल हैं। खास बात है कि इसमें भारत की ब्रह्मोस भी फिट हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों भारत के पास कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है, बाकायदा चाइना के पास 50 से ज़्यादा S6 बॉम्बर्स हैं। इवन वो S20 स्टेल्थ बॉम्बर भी तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के पास तो नहीं है बॉम्बर, लेकिन उसको भी मिल सकते हैं। केवल हम Su-30 MKI और राफेल जैसे फाइटर जेट से ही स्ट्राइक मिशन कर सकते हैं, लेकिन इनकी रेंज और पेलोड बॉम्बर के सामने बहुत कम है। रशिया के ऑफर में कहा गया है कि भारत चाहे तो नया बनावट Tu-160M ले सकता है या फिर भारत को वो पुराने एयरफ्रेम को अपग्रेड करके दे सकता है। और ऑप्शन मैंने बताया कि सीधा खरीद लो या फिर लीज पर ले लो, ये ऑफर रशिया ने दिया है। इवन इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी भारत के साथ तो बातचीत कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुश्किलें भी हैं, क्योंकि बॉम्बर की कीमत काफ़ी ज़्यादा है और इंडियन एयरफोर्स के पास जो बजट है वो लिमिटेड है। इसके लिए भारत को नए डॉक्ट्रिन और इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। मेंटेनेंस और फ्यूल की लागत भी काफ़ी ज़्यादा होगी। रशिया पर अभी भी सैंक्शन लगे हुए हैं, प्रोडक्शन स्लो है और लास्ट में सैम बाबू आ ही जाते हैं कैटसा लगाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर भारत 2 से 4 Tu-160M ले भी लेता है तो भारत फिर स्ट्रेटेजिक एयर कमांड बना सकता है। ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक पावर प्रोजेक्शन टूल भी होगा। दुनिया को साफ संदेश जाएगा कि भारत के पास भी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। वहीं दोस्तों डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अब पिनाका मार्क 4 का नेवल वेरिएंट बनाएगी। इसकी रेंज 300 किलोमीटर होगी और ये दुश्मनों के जहाजों को निशाना बना सकती है। बता दें कि इसे कोस्टल बैटरी से चलाया जाएगा। इवन दोस्तों इसमें डीआरडीओ की परलय मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें कि ये ECM और टर्मिनल फेज मैनूवर भी कर सकती है, यानी कि इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि दोस्तों भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल भी है, लेकिन काफ़ी महंगी है और सीमित संख्या में है। पिनाका मार्क 4 काफ़ी सस्ता होगा, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध भी होगा और इसके जरिए भारत दुश्मनों पर सैचुरेशन स्ट्राइक कर सकता है। तो फिलहाल इतने हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।